हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलयन। हम पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता के बारे में और हमने सभी सांद्रताएं डिस्कस भी कर ली, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, पीपीएम सांद्रता के बारे में बात करी, मोलरता के बारे में बात करी, मोललता के बारे में बात करी, नॉर्मलता के बारे में भी बात करी और साथ में हमने मोल प्रभाज के बारे में भी बात करी और इन पर आधारित आंकिक प्रश्न और इनमें रिलेशंस के बारे में भी बात करी। यानी कि अगर आपने वो सारे लेक्चर देखे हैं तो यहां से आप कभी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते। इन टॉपिकों पर सारे मैंने आपको जितने भी क्लासिफिकेशन थे, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन सकते थे इन हेडिंगों पर, वो मैंने सारे आपको कराए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विलेयता के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता और ठोस की द्रव में विलेयता के ऊपर। तो साथ में हम विलेयता पढ़ेंगे, विलेयता किसे कहते हैं, क्या होती है विलेयता, और हम बात करेंगे किन किन कारकों से विलेयता प्रभावित होती है। इन सब के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विलेयता क्या होती है, विलेयता को समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, सपोज दैट ये कंटेनर बेटा, इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया 100 ml या 100 ग्राम, जो भी आप मान सकते हो, जल, 100 ml जल ले लिया। यानी कि जल हमारा एज ए विलायक की तरह यहां काम करेगा, एज ए विलायक। ठीक है, यहां देखना है बहुत अच्छे से, एज ए विलायक की तरह काम करेगा। जल यहां पर विलायक है, तो हमने विलायक की बेटा निश्चित मात्रा कर ली। भाई मात्रा फिक्स कर ली ना, कितनी मात्रा ले ली, 100 ml। आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, आप 1 लीटर भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, विलायक की निश्चित मात्रा फिक्स करनी है। साथ में यहाँ का तापमान भी निश्चित करना है। ताप भी क्या करना है बेटा, निश्चित करना है। यहाँ जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी आप टेम्परेचर रखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस रखोगे, 20 डिग्री सेल्सियस रखोगे, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा निश्चित ताप पर। राइट, तो बेटा विलायक की निश्चित मात्रा ले ली, निश्चित ताप ले लिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कोई विलेय पदार्थ को घोल रहा हूं, विलेय की मात्रा घोल रहा हूं। तो विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है, विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है, वो उस विलेय की इस विलायक में विलेयता कहलाती है। क्लियर है बात? समझो एक और बात, निश्चित हमने विलायक की मात्रा ले ली, 100 ml, 100 ग्राम, 200 ml, 200 ग्राम, या 1 लीटर या 1 किलोग्राम, जो भी आप ले सकते हो, निश्चित मात्रा। तापमान भी आगे क्या करना है, निश्चित करना है। निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में अब जितना विलेय की मात्रा घोल सकते हो, जितनी भी अधिकतम विलेय की मात्रा घुल सकती है, वो उस विलेय की इस विलायक में विलेयता कहलाती है। एग्जैक्ट, क्लियर, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। डेफिनेशंस पे देखो, डेफिनेशंस वो कह रहा है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, तापमान निश्चित होना चाहिए बेटा, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ml ले लो या 100 ग्राम विलायक ले लो, कुछ भी, घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। समझ में आ गई बात? भाई मान लीजिए आपने क्या करा, 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी, घुल गई। फिर आपने 10 ग्राम चीनी और डाल दी, फिर घुल गई, फिर 10 ग्राम चीनी डाल दी, फिर घुल गई। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बस जब पानी का चीनी में घुलना बंद हो, जब पानी का चीनी में घुलना बंद हो जाए, उस समय उस चीनी की वो क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और उस समय वो विलयन कैसा विलयन हो जाएगा बेटा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की भी डेफिनेशन यही है बेटा कि निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा लेकर जितनी भी चीनी इसमें मैं घोल सकता हूं, अधिकतम जितनी चीनी घोल सकता हूं चीनी, उस समय वो जो विलयन कहलाएगा, वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जब किसी हम विलेय की विलेयता की बात करते हैं तो उस समय विलयन क्या बनना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। संतृप्त मतलब जितनी अधिकतम विलेय घुल सकता हो, जितना भी अधिकतम विलेय घुल सकता हो, उस समय जो अधिकतम विलेय घुल जाएगा, उस समय वो विलयन क्या कहलाएगा बेटा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं। विलेयता को
दूसरी डेफिनेशन से समझ सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन से भी, कि हमने क्या करा बेटा, यहां पर 1 लीटर विलायक ले लिया। सेम बात है, 1 लीटर विलायक में निश्चित मात्रा कर ली, ताप भी निश्चित होना चाहिए, ताप भी क्या होना चाहिए बेटा, निश्चित। 1 लीटर विलायक में मैं जितना विलेय के मोल घोल सकता हूं, विलेय के मोल घोल सकता हूं, जितने भी विलेय के मोल घोल सकता हूं, अधिकतम जितने विलेय के मोल घुल सकते हैं, वो भी उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और जो विलेय अधिकतम मात्रा में घुल सकता हो, उस समय वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आगे चलते बेटा, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसमें विलेयता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। भाई कितने मोल पर लीटर में घुल सकते हैं, मात्रा आपको विलायक की फिक्स करनी है ना, तो कितने मोल पर लीटर में घुल सकते हैं, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर होती है। क्लियर है बात। अब हम बात करें यहां पर ठोसों की द्रवों में विलेयता। अभी हम ठोसों की द्रवों में विलेयता की बात कर रहे थे, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये हमारा पानी है बेटा, ये क्या है, पानी, ये पानी है बेटा। अब इस पानी के अंदर NaCl डाल दूं, NaCl, इसको बहुत अच्छे समझना। अब आप जानते हो कि भाई जो NaCl होता है वो पानी के अंदर जाकर टूट जाता है Na+ और Cl- में। आपको पता है जो चीज आयनों में टूट जाती है उसे बोलते हैं ध्रुवीय प्रकृति। उसकी कैसी होती है बेटा, ध्रुवीय प्रकृति। जो आयनों में टूट जाती है, यानी कि जिसपे चार्ज आ जाता है, +- आ जाता है, उसे बोलते हैं ध्रुवीय। तो NaCl एक लवण है और इस लवण की नेचर कैसी है बेटा, ध्रुवीय। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। पानी भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। पानी भी कैसा होता है बेटा, ध्रुवीय। तो एक NaCl भी ध्रुवीय है और हमारा विलायक भी ध्रुवीय है। तो बेटा अगर सॉलिड ध्रुवीय हुआ तो ध्रुवीय सॉलिड यानी कि ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। जैसे NaCl पानी में घुल जाता है क्योंकि NaCl भी ध्रुवीय है और वाटर भी हमारा ध्रुवीय है। जबकि अगर बात की जाए कि ये वाटर है, अगर ये जल है, तो जल कैसा होता है बेटा, ध्रुवीय होता है, नहीं होता है। और अगर मैं इसके अंदर आयोडीन डालू, आयोडीन सॉलिड होती है, तो फिर आयोडीन कैसी होगा बेटा, अध्रुवीय, अध्रुवीय। तो इसका मतलब क्या होगा, आयोडीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। ये सॉलिड है, ठोस है, ये ठोस पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। या फिर मैं ले लू नेप्थेलीन, नेप्थेलीन, या मैं ले लू एंथ्रासीन, ये सब सॉलिड है। और कैसे होते हैं बेटा, ये सब अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, अध्रुवीय। लिखते रहना कहीं पर, ये कैसे होते हैं बेटा, अध्रुवीय होते हैं। ये पानी के अंदर विलेयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब सॉलिड भी दो प्रकार के हो गए, एक ऐसे सॉलिड जो ध्रुवीय होते हैं, एक ऐसे सॉलिड जो अध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय सॉलिड ध्रुवीय में घुलेंगे और अध्रुवीय सॉलिड अध्रुवीय में घुलेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठोस सामान्यतः द्रवों में घुलनशील होते हैं, भाई जनरली विलायक के अंदर यानी कि घुल जाते हैं। आयनिक ठोस, जो आयनिक ठोस होंगे यानी कि जो ध्रुवीय ठोस होंगे बेटा, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में तथा अन्य ठोस अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। अन्य मतलब जो अध्रुवीय ठोस होंगे वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। अब वही विलेयता की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई, जितने भी निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है ठोस की, वो ही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। लेकिन विलयन कैसा होना चाहिए, संतृप्त। राइट, तो देखो निश्चित ताप पर किसी ठोस की विलेयता उसकी वह मात्रा है, निश्चित ताप पर किसी ठोस की विलेयता उसकी वह मात्रा है जो निश्चित मात्रा के विलायक यानी कि मात्रा, विलायक की मात्रा भी क्या लेनी है, निश्चित, जो निश्चित मात्रा के विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है। संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी। चलिए, ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा देखो,
किसी ठोस की द्रव्य विलेयता निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। पहला कारक देखो, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। मैं यही बताना चाह रहा हूं, विलेय और विलायक की प्रकृति। दो तरह की नेचर होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, जो मैं बता चुका हूं आपको, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। बस यही देख लो, मैंने बताया ना, समान समान को घोलता है, यानी कि जो ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय में घुलेगा और जो अध्रुवीय होगा बेटा वो अध्रुवीय में घुलेगा। तो समान समान को घोलता है। क्लियर है? अर्थात ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जैसे जैसे NaCl ध्रुवीय विलायक, NaCl जो होता है वो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक जैसे हमने क्या ले लिया बेटा, जल। तो NaCl ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलनशील है, जबकि आयोडोफॉर्म, आयोडीन ले लो या आयोडोफॉर्म ले लो, आयोडोफॉर्म ले लो या नेफ्थलीन ले लो या एंथ्रासीन ले लो, ये सारे सॉलिड जो होते हैं वो कैसे सॉलिड हुआ करते हैं बेटा हमारे, हाँ ये कैसे सॉलिड हुआ करते हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर। ठीक है, तो जो आयोडोफॉर्म जल में क्या होंगे, फिर ये अविलेय होंगे, क्योंकि जल हमारा ध्रुवीय होता है, आयोडोफॉर्म अध्रुवीय होते हैं, तो ये जल में नहीं घुलेंगे, या आयोडीन जल में नहीं घुलेगी, या एंथ्रासीन जल में नहीं घुलेगी, या फिर नेफ्थलीन जल में नहीं घुलेगी, क्योंकि नेचर क्या है बेटा, अलग अलग है। समझ में आ रही है विलेयता के बारे में? बहुत अच्छे। अब यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है कि हमारे पास ये सॉल्यूट है, विलेय है बेटा, ये क्या है बेटा हमारा, विलेय। कौन है विलेय बेटा, साल्ट, नमक। साल्ट मतलब नमक है। ये वाटर है, वाटर मतलब एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, विलायक की तरह काम कर रहा है, राइट। तो जब दोनों को मिक्स करा तो साल्ट वाटर बन गया, जो हम विलियन कहेंगे, जिसे हम विलियन बन गया। घुल जाएगा नहीं घुल जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई नमक की नेचर भी ध्रुवीय होती है, पानी की नेचर भी ध्रुवीय होती है, और ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलते हैं तो इजीली घुल जाता है और हमारा क्या बना लेता है, विलियन बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ताप का प्रभाव दूसरा आता है बेटा हमारा, ताप का प्रभाव। थोड़ा फील करो बेटा, ये हमारे पास पानी है, पानी, इसमें आपने नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने, पानी मान लो 1 लीटर है, आपने इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दी। इसकी बात करते हैं। दूसरा ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी जो कि गैस बर्नर पे रखा हुआ है, गैस बर्नर पर रखा हुआ है, और यहाँ का जो तापमान, यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, जबकि यहाँ का तापमान है बेटा 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना बेटा, 70 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपने 200 ग्राम चीनी डाली इस पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में। अब मुझे बताओ, चीनी ज्यादा जल्दी कहाँ घुलेगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी घुल जाएगी या फिर 70 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी घुलेगी? सिंपल सी बात है भाई, तापमान जितना ज्यादा होगा, बताओ ठोस की विलेयता पानी में उतनी ज्यादा होगी या नहीं होगी? तापमान जितना कम होगा, ठोस की विलेयता उतनी कम होगी। यानी कि एक बात तो हमारे क्लियर हो गई कि ताप बढ़ेगा तो विलायक में ठोस की विलेयता भी बढ़ेगी। यानी कि जब हम चीनी को घोल रहे, चम्मच चला रहे हैं, तो वो तापमान ही तो बढ़ा रहे हैं, ताप ही तो बढ़ता जा रहा है, गर्म होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा तापमान ही तो बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ रहा है तो चीनी घुलती जा रही है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे पानी में चीनी की विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। लेकिन एक चीज आपने ये भी देखी है, पानी है, राइट। आपने एक चीज ये भी तो देखी है, अगर मैं इसके अंदर चूना डाल दूं, चूना, CaO, कली होती है जो चूना, अगर मैं इस पानी के अंदर चूना डाल दूं तो भाई अब क्या होगा, यहां से हीट पहले ही रिलीज होने लगेगी, आपको देने की जरूरत नहीं, हीट निकलने लगेगी। होता है नहीं होता है बताओ, हीट निकलती है नहीं निकलती है, राइट। अब जैसे जैसे हीट निकलेगी, और अगर आप और ज्यादा हीट दोगे, आप नीचे से भी हीट दोगे,
तो फिर इस चूने की जल में विलेयता घट जाएगी, यानी कि यहां पर चूने की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती जा रही है। चीनी हमने ली, ताप बढ़ाया, चीनी जल में घुलने लगी यानी कि विलेयता बढ़ी। चूना लिया, पानी में डाला और फिर हमने ताप बढ़ाया तो फिर चूने की विलेयता घट गई। इसका मतलब सॉलिड भी दो तरह के होते हैं बेटा, इसका मतलब सॉलिड भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे ठोस जिन्हें पानी में डालकर या विलायक में डालने पर ताप के साथ विलेयता बढ़ती है, एक ऐसे ठोस जिन्हें पानी में डालने पर ताप के साथ विलेयता घटती है, ताप बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। तो दो तरह के सॉलिड होते हैं, वो भी देखते हैं क्यों घटती है क्यों बढ़ती है। इसको एक्सप्लेन करता है ली चैटलियस प्रिंसिपल यानी कि ला शातलिय नियम, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए बेटा, सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की विलेयता बढ़ती है। जनरली ताप में अगर हम वृद्धि करेंगे तो ठोसों की विलेयता बढ़ती है, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। जैसे एग्जांपल, हमारे पास CaCO3 चूना पत्थर है, CaO चूना है, आदि ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, मैं बता चुका हूं। जबकि NaNO3 हुआ, NaCl नमक हुआ, चीनी हुई या KNO3 इत्यादि विलेय पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इन पदार्थों की विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है। इन पदार्थों में अगर मैं उसमें घोलूंगा, विलायक में घोलूंगा तो क्या होगी बेटा, उष्मा अवशोषित होगी। तो अब दो फिनोमिना हो गए यहां पर। एक तो बेटा मेरे पास CaO आपने पानी में डाला तो यहां पर मुझे CaO एक्वस मिला, साथ में यहां से उष्मा भी निकली। भाई चूने को पानी में डालोगे हीट निकलेगी ना। तो अब ला शातलिय कहता है कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, साम्यावस्था आ जाएगी। तो ला शातलिय कहते हैं कि भाई साम्यावस्था यानी कि चूना इस पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये ला शातलिय ने बताया। कि ला शातलिय कहते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता घट जाती है। यानी कि ऐसे सॉलिड जिन्हें आप विलायक में डालो और वहां से हीट निकले, जिसे चूने को पानी में डाल दो तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ऐसे ठोस की विलेयता विलायक में घट जाएगी ताप बढ़ाने पर। क्लियर है बात। और दूसरी ओर बात करते हैं बेटा, ऐसे सॉलिड जैसे NaCl ले लो, प्लस आपने वाटर डाला तो यहां पर NaCl एक्वस हो गया। अब ये क्या करेगा, हीट लेगा। ये क्या करेगा बेटा, हीट लेगा। तो यहां उष्मा निकलेगी नहीं बल्कि उष्मा देनी पड़ेगी, तो माइनस उष्मा, यहां उष्मा देनी पड़ेगी, यहां उष्मा अवशोषित होगी। तो ला शातलिय कहते हैं ऐसे ठोस की विलेयता विलायक में ताप के साथ बढ़ती है जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। ऐसे ठोस की विलायक में विलेयता बढ़ती है जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, जिनमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी। बहुत अच्छे। फिर आगे चलते हैं, तीसरा फैक्टर, दाब का प्रभाव। देखो, ठोस की विलेयता पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठोस की प्रकृति, कैसा ठोस है भाई, विलेयता तभी तो बता सकते हम कि ज्यादा होगी या कम होगी, तो ठोस की प्रकृति। दूसरा, विलायक की प्रकृति। भाई अलग अलग विलायक में विलेयता भी अलग अलग होगी या नहीं होगी। जैसे NaCl को आप पानी में डालो तो ज्यादा घुलेगा, इसी NaCl को आप पेट्रोल में डालो, बताओ क्या घुल जाएगा ये NaCl पेट्रोल के अंदर? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, और जबकि हमारा NaCl क्या है बेटा, ध्रुवीय है।
तो बताओ ध्रुवीय ध्रुवीय में तो घुलते हैं, अध्रुवीय में थोड़े घुलता है। तो NaCl पानी में तो घुल रहा है, अच्छा, लेकिन पेट्रोल में नहीं घुल रहा। तो भाई ठोस की प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा और विलायक की प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा। तीसरी बात आ गई, ताप पर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। भाई ताप बढ़ाओगे तो ये देखना पड़ेगा सॉलिड कौन है। अगर ताप जनरली अगर बात की जाए जनरली, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घटती है, यानी कि ताप पर भी मैटर करेगा विलेयता पर। चौथी बात, दाब। क्या दाब, ठोस की विलेयता पर दाब को कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई दाब बढ़ाने या घटाने पर ठोस की विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई जो ठोस है ना वो असंपीडीय होता है, असंपीडीय। असंपीडीय मतलब सिकुड़ता ही नहीं है। भाई ये सॉलिड है, मैं इसे दबाऊं, क्या ये बताओ कंप्रेस हो जाएगा? क्या सिकुड़ जाएगा? नहीं सिकुड़, शेप सेम रहेगी। पानी, पानी के अंदर भी बेटा जो विलायक होता है यानी कि जो द्रव होता है उसके अंदर भी असंपीडीयता पाई जाती है, मतलब यहां अधिक होगी और यहाँ थोड़ी कम हो जाएगी, बस इतनी बात है। लेकिन दोनों की जो संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, वो बहुत बहुत कम होती है। सॉलिड की ज्यादा कम होती है जबकि लिक्विड की थोड़ी कम होती है। तो चूंकि ये क्योंकि दाब लगाने पर सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। तो दाब का ठोसों की दरों में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीडीय होते हैं। दोनों ही अत्यधिक क्या होते हैं बेटा? असंपीडीय, मतलब नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि वो कंप्रेस नहीं होते। मैं दबाऊं इसे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं गैसों की दरों में विलेयता। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ठोस की दरों में विलेयता, अब बात करेंगे हम गैस की दरों में विलेयता। इसे भी देखते हैं। डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस वर्ड अलग अलग हो जाएंगे, मीनिंग्स अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारे पास कोई विलायक है, मान लो पानी, मान लो विलायक, इसमें मैं किसी गैस को डिसॉल्व करा रहा हूं। मात्रा क्या करनी पड़ेगी? निश्चित मात्रा, यानी कि आयतन निश्चित करना पड़ेगा। आयतन हमने निश्चित कर दिया, मान लीजिए 1 लीटर, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ का तापमान भी निश्चित करना पड़ेगा, ताप भी निश्चित करना पड़ेगा, राइट। बहुत अच्छे, ताप भी निश्चित करना है, दाब भी यहाँ का निश्चित करना होगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी, दाब का भी प्रभाव पड़ेगा गैस की विलेयता पर, दाब भी निश्चित करना पड़ेगा। दाब हमने कर दिया यहाँ पर 1 एटीएम, 1 वायुमंडल, 1 एटीएम। तो निश्चित ताप, निश्चित दाब और निश्चित आयतन, विलायक के निश्चित आयतन में जितनी अधिकतम गैस घुल सकती है, जितनी अधिकतम गैस घुल सकती है, वो उस गैस की विलेयता कहलाती है। इसे एक नया वर्ड से डिनोट किया जाता है, गैस की विलेयता को अवशोषण गुणांक से। अवशोषण गुणांक से गैस की विलेयता को किससे डिनोट करेंगे? अवशोषण गुणांक से। तो जितनी विलेयता होगी वो उसका क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं अवशोषण गुणांक किसी गैस का जितना ज्यादा होगा उस गैस की विलायक में विलेयता उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अवशोषण गुणांक होगा। इस विलेयता को ही तो मैं अवशोषण गुणांक बोल रहा हूं। तो अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। भाई भिन्न भिन्न गैसों की दरों में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, तो बात सही है। भाई अलग अलग गैसों की जो विलेयता है वो विलायक में अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जो ऑक्सीजन होती है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की ये है, ये बेटा यह है ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा, ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जंतु को जीवित रखती है। यानी कि जितनी भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है, घुल सकती है, वो घुली हुई मात्रा जो जलीय जंतु होते हैं उनको जीवित रखने के लिए काफी होती है।
ठीक है। दूसरी ओर अन्य कुछ गैसें जैसे CO2, NH3, यहां पर और भी ले सकते हैं आप, HCl हो गया, CO2 हो गया, NH3 इत्यादि जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, बहुत ज्यादा घुल जाती है। गैसों की दरों में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। मैंने बताया आपको जो गैसों की विलेयता है उसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं, अवशोषण गुणांक के द्वारा समझ सकते हैं। फिर से देखो अवशोषण गुणांक की बात करते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। देखो निश्चित ताप निश्चित, एक वायुमंडल दाब भी निश्चित, पर किसी विलायक के, कोई जो विलायक लिया उसके निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के सामान्य ताप और दाब, यानी कि वही बात आ गई, सामान्य ताप मतलब हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो और दाब हमारा 1 atm हो। सामान्य ताप दाब मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप और दाब 1 atm, पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। उस गैस का हम क्या कहेंगे, अवशोषण गुणांक। क्लियर है बात। अब यहां देखो अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर, अवशोषण गुणांक के मान में जितनी वृद्धि होगी, वृद्धि होने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। भाई जितना ज्यादा अवशोषण गुणांक होगा गैस की विलेयता उतनी ज्यादा होगी, यानी कि जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं अवशोषण गुणांक, ये गैस की विलेयता है। अब अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा विलेयता उतनी ज्यादा, अवशोषण गुणांक जितना कम विलेयता उतनी कम। क्लियर है बात। कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में निम्न है। तो देखते हैं बेटा, कुछ यहाँ पर एक टेबल भी ले रखे हमने। जैसे हीलियम गैस का अवशोषण गुणांक होता है 0.009, नाइट्रोजन का 0.015, हाइड्रोजन का 0.017, ऑक्सीजन का 0.028, CO2 का 0.88, बहुत ज्यादा विलेयता बढ़ गई देखो इनके कंपैरिजन में। H2S 2.62 और भी ज्यादा बढ़ गई। HCl बहुत ज्यादा होती है 4.42, और सबसे ज्यादा विलेयता कौन शो करता है वाटर के अंदर, अमोनिया NH3 कितनी होती है 7.10। 7.10 मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है इसका, मतलब बेटा कि हीलियम के अवशोषण गुणांक, जो हीलियम का अवशोषण गुणांक है ये 0.009 का अर्थ यह है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर 0.009 ml हीलियम गैस, जो 0.009 ml हीलियम गैस है ना, वो 1 ml जल में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है। यानी कि इसका मतलब है कि हमने यहां पर पानी जो लिया वो 1 ml वाटर लिया, 1 ml वाटर, तो 1 ml यहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, जो दाब है बेटा वो 1 atm ले लिया, और इस कंडीशन पर में जितनी हीलियम की गैस घुली वो कितनी घुली 0.009 ml इतनी घुली। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अवशोषण गुणांक। इतनी घुल सकती है बस, इससे ज्यादा नहीं घुल सकती। और घुलकर कैसा विलयन बनाएगी, लास्ट स्टेज में है ना, तो कौन सा विलयन होगा, संतृप्त विलयन। आई होप के बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से। क्लियर है बात। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, वैसे तो आपको समझ में आनी चाहिए सारी बातें, लेकिन फिर भी। अब बात करते हैं गैस की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैस तथा द्रव की प्रकृति। कोई वाली बात आ गई भाई, जो गैस है वो कैसी है, वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। साथ में बात करें विलायक की तो वही बात आ जाएगी, विलायक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय है। तो यानी कि अगर ध्रुवीय गैस है तो वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी, और अगर अध्रुवीय गैस है वो अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। या मैं कह दूं कि भाई गैस अगर विलायक के साथ क्रिया कर ले, रिएक्शन कर ले, तो इसका मतलब इसने अगर रिएक्शन कर ली है तो वो इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना लेगी ना। तो रिएक्शन कब हुई होगी, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, पास पास आ रहे होंगे, पास पास आए होंगे, तो इसका मतलब घुला होगा ना। समझ रहे हो बात को। तो अगर बेटा गैस ने विलायक के साथ रिएक्शन कर ली तब भी विलेयता ज्यादा होगी, और अगर गैस ध्रुवीय हुई और विलायक भी ध्रुवीय हुआ तब भी विलेयता ज्यादा होगी। तो देखते हैं गैस तथा द्रव की प्रकृति। विलायक के साथ क्रिया करने वाली या ध्रुवीय गैसें जैसे
HCl, NH3, SO3 आदि जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। इसके विपरीत विलायक के साथ क्रिया ना करने वाली, भाई इसके विपरीत विलायक के साथ क्रिया ना करने वाली या अध्रुवीय गैसें जैसे O2, N2 आदि की विलेयता कम होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं जल की, तो जल में चूंकि जल ध्रुवीय है तो इनकी विलेयता ज्यादा होगी, क्योंकि ये जल से रिएक्ट भी करते हैं और ये पोलर भी है, ध्रुवीय भी है, तो इसलिए जल में इनकी विलेयता ज्यादा होगी। जबकि O2 और N2 कैसे गैसी होते हैं बेटा? अध्रुवीय गैसें। कैसी होती है? अध्रुवीय गैसें। तो बताओ ये पानी में घुल जाएगी क्या? ये पानी में नहीं घुलेगी, या घुलेगी तो बहुत कम घुलेगी। अगर बात करें दूसरी ओर O2, N2 और CO2 ताप और दाब की समान परिस्थितियों में एथिल अल्कोहल में जल की तुलना में अधिक घुलनशील होती है, क्योंकि जो एथिल अल्कोहल है बेटा वो होता है अध्रुवीय। वो कैसा होता है बेटा? अध्रुवीय। अब बताओ ये वाली गैसें भी अध्रुवीय और अल्कोहल भी अध्रुवीय, इसलिए अल्कोहल में विलेयता ज्यादा प्रदर्शित करेंगे। जबकि जल कैसा है बेटा? जल कैसा है? जल है ध्रुवीय, तो जल में विलेयता कम प्रदर्शित करेंगे। तो अगर विलायक चेंज हो गया, विलायक की नेचर चेंज होगी, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो गैस उस विलायक में घुलेगी या नहीं घुलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं भाई O2, N2 ये कैसी गैस है? अध्रुवीय गैस है। एथिल अल्कोहल कैसा है? अध्रुवीय, तो ये इसमें ज्यादा घुल जाएंगी। जबकि जल कैसा होता है? ध्रुवीय, तो ये जल में कम घुलेगी। तो देखो मैं कह रहा हूं दूसरी ओर O2, N2 और CO2 ताप और दाब की समान परिस्थितियों में एथिल अल्कोहल में जल की तुलना में अधिक घुलनशील होती है, जबकि H2S और NH3 जल की तुलना में एथिल अल्कोहल में कम घुलनशील होती है। भाई ये जो गैसेज हैं वो जल की तुलना में एथिल अल्कोहल में कम घुलेगी, क्योंकि यह है ध्रुवीय। ये गैस कैसी है बेटा? ध्रुवीय। और पानी भी ध्रुवीय, तो पानी में ज्यादा घुल जाएंगी और एथिल अल्कोहल में कम घुलेगी। क्लियर है बात? बहुत अच्छी। तो आगे चले, पहला तो ये फैक्टर। दूसरी बात करते हैं। दूसरा बेटा ताप का प्रभाव। फिर से वही गैस है प्लस विलायक, साथ में हमें मिलेगा विलयन। विलयन मिलेगा ना, और साथ में यहां से निकलेगी उष्मा। बस यही बात समझनी है, क्या मिलेगी? उष्मा। अब मैं चाहता हूं कि ये गैस इस विलायक में घुले और विलयन बने, तो यानी कि रिएक्शन मैं चाहता हूं कि रिएक्शन ऐसे चले। मैं चाहता हूं रिएक्शन ऐसे चले, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या ताप बढ़ाने पर रिएक्शन ऐसे चलेगी? आप बताओ। तो इस बात को एक्सप्लेन करा ला शातिलिए ने। ला शातिलिए वो कहते हैं कि उन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जिनमें उष्मा शोषित होती है, यानी कि एब्जॉर्ब होती है, और उसके अपोजिट, और उन पदार्थों की विलेयता विलायक में घटती है जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है। तो याद रखो उष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उष्मा उत्पन्न हो रही है तो क्या होगा बेटा? रिएक्शन विपरीत हो जाएगी, यानी कि साम्य उस दिशा में हटेगा, साम्य अवस्था उस दिशा में हटेगी, उस दिशा में चलेगी जिधर उष्मा में कमी होती है। जिधर उष्मा में क्या होती है? कमी होती है। यहां तो उष्मा उत्पन्न हो रही है ना, तो यहां तो उष्मा में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए साम्य किधर विस्थापित होगा? इधर। और अगर इधर विस्थापित हुआ तो विलयन से विलायक अलग हो जाएगा और गैस अलग हो जाएगा, विलेयता घट जाएगी। इस बात को फिर से एक और बार अच्छे समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार और अच्छे समझो। हमारे पास गैस है और इस गैस के अंदर, इस गैस को हमें विलायक में घोलनी है। हम चाहते हैं कि गैस जो है वो विलायक में घुल जाए। अब जब मैं गैस को विलायक में घोलता हूं तो ये कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी होती है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऊष्मा निकल रही है बेटा। अब ला शातिलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई ये जो साम्य अवस्था है ना, ये जो डायरेक्शन है कि ये आगे की ओर भी चलती है रिएक्शन, ये पीछे की ओर भी चलती है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे की ओर भी चल सकती है, रिएक्शन पीछे की ओर भी चल सकती है। तो ला शातिलिए कहते हैं कि रिएक्शन किधर जाएगी? साम्य किधर स्थापित होगा?
किधर चलेगा? तो लाशादिली कहते हैं अभिक्रिया साम्यावस्था ताप बढ़ाने पर उधर विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा में कमी होती है। ताप बढ़ाऊंगा तो साम्यावस्था उधर चलेगी जिधर ऊष्मा में कमी होगी। आप मुझे बताओ यहां पर इस रिएक्शन में ऊष्मा में कमी बताओ, इधर है या उधर है? इधर है ना, क्योंकि इधर तो ऊष्मा है, इधर ही तो कमी है। तो इसका मतलब अभिक्रिया इधर चलेगी। और अगर ये अभिक्रिया इधर चली तो विलयन में से विलायक, विलयन से हमें क्या मिलेगा बेटा? गैस प्लस विलायक मिलेगा। विलयन से हमें क्या मिलेगा? गैस प्लस विलायक, यानी कि गैस अलग हो रही है, विलायक अलग हो रहा है। तो विलायक में गैस की विलेयता घट रही है ना, बस इसी चीज को समझाया। अच्छा देखो, ताप की वृद्धि पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता कम होती है। उदाहरण के लिए जब जल को गर्म किया जाता है तो घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में निकल जाती है। किसी गैस का विलायक में विलीनीकरण, विलीनीकरण मतलब डिसोल्यूशन, घुलना, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात घुलने की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलते जब घुलेगी गैस। तो मैंने कहा गैस प्लस विलायक और ये साम्यावस्था साइन, विलयन प्लस ऊष्मा मिलेगा बेटा। अब साम्यावस्था उधर चलेगा जिधर ऊष्मा में कमी होगी, यहाँ तो ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, इसलिए साम्यावस्था इधर चल जाएगी। तो मैं जैसे ताप बढ़ाता जाऊंगा तो विलयन से विलायक अलग होता जाएगा और गैस अलग होती जाएगी, मतलब गैस की विलेयता घटती जाएगी। आगे देखो, उपयुक्त समीकरण से ले-शैटिली नियम के अनुसार स्पष्ट है कि जब ताप में वृद्धि होगी तब साम्य पश्च दिशा, मतलब पश्च विपरीत दिशा, ये विपरीत दिशा है बेटा, विपरीत दिशा, तब साम्य पश्च दिशा की ओर विस्थापित होगा, अर्थात विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता घटती है, द्रव में गैस की विलेयता घटती है। भाई तापमान के जो विलेयता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की विलेयता ताप की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाऊंगा तो गैस की विलेयता क्या होगी? घटेगी। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से नोट करो, फिर आगे चलिए। दाब का प्रभाव, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, दाब का प्रभाव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और दाब के प्रभाव पे ही हम नियम पढ़ने वाले, हेनरी का नियम। क्या पढ़ने वाले? हेनरी का नियम। इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हेनरी के नियम को। तो क्या कहता है दाब का प्रभाव? सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास कोई कंटेनर है, यहां पर बेटा ये गैस है और ये हमारे पास क्या है? विलायक है, कोई भी विलायक है। यहां मैंने लगा रखा है 1 kg का प्रेशर, 1 किलोग्राम का बार टक रखा है, वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दाब कम है। फिर मैंने यही कंटेनर लिया, अब के मैंने क्या करा? 3 किलो वेट, 1 किलो करके 3 kg का वेट लगाया इसके ऊपर। तो जैसे मैंने 3 kg का वेट लगाया तो ये जो गैस है वो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ गए। जितने ज्यादा पास पास आएंगे उतने ज्यादा टकराएंगे, और टक्कर के बाद वापस ये कहां जाएंगे? अंदर की ओर, क्योंकि वॉल के अंदर तो जा नहीं सकते, टकराने के बाद गति तो करेंगे गैस के मॉलिक्यूल। अब वॉल के अंदर नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे बेटा? विलायक के अंदर। और विलायक के अंदर जैसे चले जाएंगे तो आप जानते हो विलायक में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। तो जैसे दाब बढ़ाता हूं मैं, गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। यहां पर देख लो एक एक्सपेरिमेंट, ये गैस के मॉलिक्यूल है, क्या है? गैस के मॉलिक्यूल, ये सब गैस के मॉलिक्यूल है। तो ये है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये कौन से मॉलिक्यूल है? जो डिजोल्व है, जो डिजोल्व है, डिजोल्व गैस के मॉलिक्यूल, डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल। यहां पर हमने क्या कर रखा है? ये एक पिस्टन है, यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर, फोर्स लगा रहे बेटा, यानी कि दाब लगा रहे हैं। तो यहां पर तो हमने रख रखा है नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। यहां रख रखा है हमने हाई प्रेशर, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे मैंने पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गैस की विलेयता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ गया नहीं बढ़ गई? यहाँ गैस की विलेयता कम है, यहाँ केवल 5 ही मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो पाए हैं, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल या मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो पाए।
तो जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाता हूं वैसे वैसे गैस की विलेयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, इस बात को सबसे पहले एक्सप्लेन करा हेनरी ने, जो कहलाता है हेनरी का नियम। वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो देखते हैं। गैसों की दरों में विलेयता दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि कंप्रेस हो जाती है गैस। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। यदि ताप कम हो, टेम्परेचर को लो कर दो, और दाब बढ़ाने पर गैसों के कण पास पास आ जाते हैं। भाई ताप आपने कम कर दिया, दाब बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल जाएंगे बहुत पास पास आ जाएंगे, जिससे विलेयता बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के बीच मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या संबंध दिया? सिंपल, उन्होंने कहा था जो गैस की विलेयता होती है W, वो दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो गैस की दरों में मात्रा है, गैस की दरों में मात्रा है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। भाई दाब जितना ज्यादा होगा गैस की दरों में विलेयता उतनी ज्यादा होगी। दाब जितना कम होगा गैस की दरों में विलेयता उतनी कम होगी। तो बोल सकता हूं M बराबर होगा Kp, जहां K क्या है बेटा, हेनरी नियतांक है। तो ये रिलेशन दिया था, और भी रिलेशन दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आई होप कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और विलेयता का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।